दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो कुमाऊं वाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज पर अपन रेडियो अपन बात। मैं हूं आपका चिर परिचित साथी मोहन कार्की और मैं हूं अभी पुलिस मुख्यालय हल्द्वानी में और मेरे साथ में हैं एसएसपी श्री प्रहलाद नारायण मीना जी। मीना जी का सपना रहा है कि मैं अपने जिले को नशा मुक्त और एक आदर्श जिले के रूप में स्थापित कर पाऊं और आने वाली युवा पीढ़ी को इस नशे की गिरफ्त से दूर रख सकूं। कहा जाता है कि आने वाली पीढ़ी ही इस देश का भविष्य है। तो सर हमारे साथ में हैं। सर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन रेडियो कुमाऊं वाणी में। थैंक यू सो मच। सर पहला तो ये है कि अगर जब हम नशे की बात करते हैं तो नशे से हमारा अभिप्राय क्या है, कैसे पुलिस नशे को देखती है? देखिए, नशे को लेके बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारा जो बेसिकली फोकस है वो हार्ड ड्रग पे है। जो ऐसे सिंथेटिक ड्रग जो आ रहे हैं जिनकी वजह से जो भी उसको कंज्यूम करने वाला एक तो एडिक्टिव हो जाता है और दूसरा वो न्यूरोलॉजिकल लेवल पर, साइकोलॉजिकल लेवल पर भी उसको इम्पैक्ट करता है। तो उसके बाद में जो ह्यूमन कैपेसिटीज़ है उसकी वो भी इम्पैक्ट होती है। तो उन सब चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं जी। अगर जब हम नशे की बात करते हैं तो किस किस रूप में हम नशे को देख सकते हैं? देखिए, वैसे तो अल्कोहल कंजम्पशन भी नशे कैटेगरी में आता है, लेकिन अगर हम जाएं कि हम जो साइकोट्रोपिक जो ड्रग्स हैं उनमें अब जब जाते हैं तो बेसिकली ऐसे एक्सट्रैक्ट जो कैनाबिस के प्लांट से, ओपियम प्लांट से और कोकीन से जो आ रहे हैं उनको हम इस कैटेगरी में ले रहे हैं और ये ऐसे वो हैं जो एनडीपीएस एक्ट में प्रोहिबिटेड है। सर हम आए दिन फील्ड में जाते हैं या न्यूज़पेपर से हमको सुनने में आता है कि फलां इतने चरस के साथ ही पकड़ा गया है और जितने भी केसेज आ रहे हैं उसमें युवा इन्वॉल्व दिखता है और हमारी उम्र के अधेड़ व्यक्ति भी नहीं है, युवा बहुत उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा होगा? कभी हमने विश्लेषण किया कि युवा ही क्यों इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है? देखिए, इसके पीछे दोनों रीजन है। एक तो रीजन ये है भी जो भी इस अवैध कारोबार में लगे हुए हैं ये लोग यूथ जो हमारा उसको टारगेट करते हैं। इसके साथ ही जो आज की लाइफ है उसमें यूथ को बहुत सारे मेंटल स्ट्रेस और कंपटीशन में बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। तो कभी कभी गलत संगति के कारण और गलत एडवाइस के कारण ये लोग इस तरीके के जो एक एक्सपेरिमेंटल एज होती है उसमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए इन सब चीज़ों को शुरू करते हैं और बाद में इसके एडिक्टिव हो जाते हैं। तो इसीलिए युवा इस मामले में सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। जी। क्या कभी इस व्यवसाय को अगर हम देखें, जो नशे का कारोबार है उसको अगर हम देखते हैं तो इसके जो फलने फूलने की वजह हैं, कभी हमने वजहों को जानने की कोशिश करी कि आखिर ऐसा यूथ अगर इन्वॉल्व है क्यों है, क्या है, कुछ ऐसा कुछ कभी लगता है? देखिए, एक तो इस पे बहुत सारा इम्पैक्ट जो है जो कल्चरल वैल्यूज का जो एक हास हो रहा है सोसाइटी में वो भी एक चीज़ है। दूसरा कुछ मूवीज और जो टीवी सीरियल्स हैं, सोशल मीडिया इम्पैक्ट है, उसमें भी ये सारी चीज़ें बताई जा रही है। कुछ मूवीज इस तरीके बताई जा रही है कि ड्रग करने वाले लोगों का थोड़ा एक कूल कैरेक्टर दिखाया जा रहा है। तो उससे एक हमारा जो युवा है वो मिसगाइड हो रहा है। इस वजह से भी सारी चीज़ें हो रही है। और साथ ही अगर हम देखें तो ड्रग का जो एक्चुअल नेक्सस है ये इंटरनेशनल लेवल पे है। इसमें बहुत सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज़, टेररिस्ट ग्रुप जुड़े हुए हैं, बहुत सारी जो आर्म्स लॉबीज हैं वो भी इससे जुड़ी है। तो ये बड़ा नेक्सस है जिसको हर कंट्री अपने अपने लेवल पे अलग अलग तरीके से डील करने में लगी हुई है और हर जगह यही है कि बेसिकली ये जो यूथ है उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं। सर क्या कभी हम लोगों ने ऐसे भी देखा कि अगर हम कोई पकड़ा जाता है तो उसको हम जेल हो जाती है, बंद हो जाता है, क्या सज़ा तक पहुंचाना या जेल तक पहुंचाना क्या अंतिम सॉल्यूशन है इस लड़ाई में का समापन के लिए, या और विकल्पों की तरफ भी हमने देखना चाहिए? देखिए, दोनों तीनों चीज़ है। इसमें प्रिवेंटिव लेवल पे एक्शंस होने चाहिए। जो ऐसे लोग हैं जो इस कारोबार में लगे हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। उनका एक जो भी जस्टिफाइड जुडिशरी कंक्लूजन है वो भी होना चाहिए। ऐसे लोगों को सजाएं होनी चाहिए, ऐसे लोगों की प्रॉपर्टियों का अटैचमेंट होना चाहिए, इनके खिलाफ गैंगस्टर हो जो बाकी चीज़ें वो भी होनी चाहिए और इन लोगों ने जो भी धन संपत्ति कमाई है ऐसे से उसकी भी जब्ती होनी चाहिए। एक प्रिवेंटिव एक्शन है, लेकिन इसके साथ में सोसाइटी में एक जनरल ड्राइव, जनरल अवेयरनेस इस चीज़ को लेके होनी चाहिए। स्कूल से लेके, छोटे बच्चों से लेके, माँ बाप से लेके, जो सिविल सोसाइटीज़ हैं, जो एनजीओज हैं, मतलब जो भी बेसिक चीज़ें हैं, बच्चों को बेसिक चीज़ें, डेली हैबिट्स बताते हैं, ट्रैफिक रूल्स बताते हैं, उनको मैनर्स बताते हैं।
उन्हीं सब चीज़ों के साथ में हमें बच्चों को ये जो ड्रग के डिसएडवांटेज हैं और इसका जो इम्पैक्ट है वो भी हमें बच्चों को बताने की ज़रूरत है, ताकि हमारे बच्चे इन सब गतिविधियों में फंसने से बच पाएँ। सर बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि जो बच्चे आज हमने किसी क्राइम में बंद हो गए, वो जब 10 साल बाद 12 साल बाद निकल जाएंगे तो वो और क्रिमिनल माइंड के साथ निकलते हैं। तो वहाँ पर अलग अलग तरीके के कैदी होते हैं, हर तरीके का होता है। तो क्या कभी इस पर भी विचार किया गया है कि इनको ऐसा मोटिवेशनल ओकेशनल ऐसी ट्रेनिंग में डाला जाए ताकि वो जब बाहर निकलें तो इस साफ मानसिकता के साथ निकले कि ये काम गलत है और हमें नहीं करना चाहिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पे इसमें प्रयास हो रहे हैं और जो एज ग्रुप है उसके हिसाब से इन सब चीज़ों में कार्रवाई हो रही है। नाबालिग बच्चे जो हैं उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, जो बालिग है, हैबिचुअल ऑफेंडर है, रेगुलर ऑफेंडर, उनके लिए अलग तरीके की कैटेगरीज है। और इसके साथ ही जितने भी हमारे जेल्स हैं या जो एक तरीके से हम देखें कि रिहैब सेंटर्स हैं या जो हम बात करें कि रिकरेक्शन सेंटर, अगर हम उस तरीके से देखें तो वो लोग भी इसमें कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे युवा अगर बाई चांस किसी केस में आए हैं तो अगर वो लोग इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि उनसे गलती हो गई तो आगे उनकी लाइफ ख़राब नहीं हो, उनका कैरियर ख़राब नहीं हो और वो इन सब चीज़ों से बच पाएँ, बाकी लोग अवेयर कर पाएँ। इसके लिए कि हर जगह वोकेशनल प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें चल रही है। और जेलों में भी ऐसे प्रोग्राम हो रहे हैं, DLSA हो गई या SLSA हो गए, सारे जितने भी जुडिशरी के लेवल पर बहुत सारे इनिशिएटिव्स में लिए गए हैं, वो लोग भी इन लोगों को अवेयर करने में कार्रवाई कर रहे हैं। सर जब गांव में जाते हैं तो विशेषकर मैं पहाड़ से हूं तो पहाड़ में चरस का ज़्यादा होता है, तो लोगों का मानना है कि इसके बीज हमारे काम आते हैं, मसाले, रेशा, अन्य रस्सियाँ बनाने के काम आते हैं और लकड़ी ईंधन के काम आती है। लेकिन पुलिस जो है पूरी फसल को चौपट कर देती है। तो कहाँ तक ये लीगल है और कहाँ से इनलीगल है? क्योंकि लोग मानते हैं कि भांग की फसल को चौपट करना कोई राइट नहीं बनता है उनके हिसाब से। कानूनी तरीके से कितना ये लीगल है, कितना इनलीगल है, या लीगल ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है? देखिए, जो कैनाबिस कल्टीवेशन को लेके अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग रूल्स बने हुए हैं। हमारे उत्तराखंड स्टेट में भी 2017-18 में एक नियम आया था जिसमें कुछ कंडीशंस के साथ में, कुछ उपबंधों के साथ में जो हमारे कैनबिस की खेती है उसको अलाउ किया गया था। लेकिन इसमें जो उनका सीड्स है और जो बाकी चीज़ें हैं वो अलग हैं। तो बेसिकली सीड्स की कैटेगरी अलग होने की वजह से उसका जो ये इस तरीके के ड्रग्स सर्टिफिकेट में यूज नहीं हो पा रहा। लेकिन जो हमारे ट्रेडिशनल यूज है, जैसे हम भांग पत्ती का यूज कर रहे हैं चारे के लिए या ईंधन के लिए कर रहे हैं, या हम इनसे बहुत सारे क्लॉथ्स बना रहे हैं, कुछ और चीज़ें बना रहे हैं, उसके लिए वो अलाउ है। इसके अलावा भांग की चटनी वटनी हमारा एक ट्रेडिशनल हुआ तो उन सब चीज़ों में। लेकिन इसके लिए जो सीड्स का जो बेसिकली मॉडिफिकेशन किया गया है, तो जो लोग ये खेती करना चाहते हैं उनको प्रॉपर एक परमिशन की जरूरत पड़ती है और वो सीड यूज करेंगे और वो सीड यूज करके लीगली वो खेती कर सकते हैं। जब भी अगर उनके पास कोई चेक करने जा सकता तो परमिशन दिखा सकते हैं। लोगों का कहना था कि अगर ये इनलीगल है और लोग कोई भी जो है वो पैसे की तरफ जाते हैं, हर किसी को अच्छी आर्थिक इनकम चाहिए, तो लोग अगर इस धंधे को कर रहे हैं गलत है, हम इसके पक्षधर कभी नहीं रहे। लेकिन क्या कुछ ऐसा सिस्टम या मैकेनिज्म हो सकता है कि हर मार्केट में अगर वाइन शॉप खुल सकती है, क्या कुछ ऐसे कलेक्शन सेंटर नहीं हो सकते हैं नीतिगत मामले से, ताकि वहाँ लाख बिक रही तो वो 50 में दे, कम से कम ईमानदारी से दे और उसका यूटिलाइज फिर गवर्नमेंट करे अपने तरीके से? कुछ ऐसे विकल्प नहीं हो सकते हैं कभी आने वाले भविष्य में, या कभी ऐसे सजेशन दिए जा सकते हैं गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने में? देखिए, ये पॉलिसी लेवल का इशू है, लेकिन फिर भी जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने कुछ नियमों के तहत परमिशन दे रखी है। और हम जो भी ऐसे लोग हैं जो से खेती करना चाहते हैं, इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, उनको हम यही कहेंगे कि वो उन्हीं नियमों के तहत उसी कैटेगरी की फसल उगाएं और उसके साथ में उसका व्यापार वो कर सकते हैं। बाकी इसमें फ्यूचर में पॉलिसी लेवल पे क्या चेंज हो सकता है, ये शासन का और भारत सरकार अपने लेवल पे इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। इसके अलावा सर कुछ चीज़ें क्षेत्र की और हैं नशे के अलावा। एक तो मुक्तेश्वर को जब हम जाते हैं, मुक्तेश्वर एक पर्यटन हब है और बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। और मेन रोड की, मैं लिंक रोडों की बात नहीं कर रहा हूँ, मेन रोड में बहुत सारे होटल ऐसे हैं जहाँ पार्किंग नहीं है और आए दिन एक्सीडेंट होने के पूरे मौके रहते हैं। तो ऐसी जगहों के लिए क्या प्रोविज़न होना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए, जो भी हमारे डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के जो रूल हैं, जिसमें ऐसे एरिया जहाँ पे जो नियमन की कार्रवाई लोकल पंचायत को दी गई है
या जहाँ पे ऐसी अथॉरिटीज़ इन सब चीज़ों को देखती है, वो ये इंश्योर करें कि जब भी किसी कमर्शियल चीज़ को वो अलाउ कर रहे हैं या नक्शा पास कर रहे हैं तो पार्किंग को देखें, क्योंकि नेचुरली है कि पहाड़ में हमारी रोड की चौड़ाई कम है और वहाँ पर लोग जब गाड़ियाँ पार करते हैं तो जो टूरिस्ट है, लोकल है, सभी को दिक्कत होती है और ये सेफ्टी के लिए भी ठीक नहीं है रोड पर गाड़ियाँ पार करना। तो इसमें हम लोग जो बाकी डिपार्टमेंट के साथ में कोऑर्डिनेशन करते हैं और कभी कभार ऐसा आता है कि इलीगल अगर इंक्रोचमेंट होकर कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसको लोकल जो सिविल एडमिशन है वो तोड़ने की कार्रवाई भी करता है। बाकी जनता से हमारा यही अनुरोध है कि छोटे मोटे लालच के लिए या तो उस चीज़ के लिए मतलब इस तरीके से नहीं करें। जब भी अगर कोई कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं तो प्रॉपर एक उसका फ्यूचर को देखते हुए, जनता की सुविधा को देखते हुए, पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए प्रॉपर एक पार्किंग स्पेस के साथ में उसका निर्माण करें। क्योंकि मुक्तेश्वर में बहुत सारे निर्माण चल रहे हैं तो निर्माण सामग्री रोड में रख दी जाती है और वो महीनों तक पड़ी रहती है, 15 दिन तक पड़ी रहती है। तो क्या कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है वहाँ पर कि उसको तुरंत हटा दें ताकि दूसरा लाए वो लाए, रोड बाधित ना हो? देखिए, निर्माण सामग्री रोड पर डालना ये बेसिकली इलीगल है और पुलिस एक्ट में और बाकी जगह एमवी एक्ट में बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न है जिसमें किसी रोड को बाधित करना या किसी ट्रैफिक मूवमेंट में ख़तरा पैदा करना। तो इसीलिए हमारा इसमें अनुरोध ये है कि जो भी लोग ऐसा कंस्ट्रक्शन करते हैं वो ऐसी जगह डालें जहाँ एक तो बाकी लोगों की सेफ्टी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो, और अगर वो निर्माण कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पे वो इस चीज़ को इंश्योर करें कि जो बाकी ट्रैफिक मूवमेंट है उसको भी रेगुलेट करवाएं, इंश्योर करवाएं, ताकि जो आने जाने वाले लोग हैं उनको किसी तरह खतरा पैदा नहीं। आखिरी सवाल है छोटा सा कि ओवरलोडिंग को लेके जब भी कभी ये हादसे होते हैं तो पीडब्ल्यूडी, सरकार, शासन, प्रशासन सब मुस्तैद हो जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इसके लिए लगातार सतत प्रयास करने की ज़रूरत है। हम देखते हैं पहाड़ों को अभी भी ओवरलोड गाड़ियाँ जाती हैं, वो हल्द्वानी से पहाड़ पहुंचती हैं, हम भी देखते हैं बहुत सारी गाड़ियों को, लेकिन वो चेकिंग कैसे होती है, फिर ये कैसे पहुंच जाते हैं? एक दिन की बात नहीं है, कई दिनों की बात है। देखिए, ओवरलोडिंग के खिलाफ पुलिस मुख्यालय द्वारा लगातार कार्रवाई कर रही है और पिछले 1 महीने में हमने इस मामले में बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ की है, बहुत गाड़ियों का सीजर बनाया है, ये किया है। और जो हमारा ट्रांसपोर्ट यूनियन उनके साथ भी हमारी डिस्कस हुई कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में, वहाँ पे भी ये चीज़ डिसाइड हुई कि ओवरलोडिंग नहीं की जाएगी। नॉर्मली दिन के टाइम में जब पुलिस का डिप्लॉयमेंट रहता है तो उस टाइम इस तरीके की चीज़ें नहीं होती, लेकिन रात को जब पुलिस का डिप्लॉयमेंट कम हो जाता है या रात को जब कमर्शियल मूवमेंट ज़्यादा शुरू हो जाता है जिसमें जो बाकी चीज़ें जो सप्लाई वाली जाती है उसमें कभी कभार ओवरलोडिंग की शिकायत आती है। तो हम इसमें इंश्योर कर रहे हैं कि बाकी लोगों की सुरक्षा के लिए, जो रोडों की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए और जो व्हीकल का एक तय जो लोडिंग क्षमता है उससे ऊपर अगर कोई लेके जा रहा है तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में समाज के हित में आपका सहयोग जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुमाऊं वाणी को, आपको सारे जो हमारे श्रोता है सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि जो ये नशे के खिलाफ एक हमारा सभी का एक जो म्यूचुअल और एक साझा युद्ध है, इसमें सब लोग साथ में आएँ। हमारी नई जो पीढ़ी है उसको बचाने के लिए, राज्य के और देश के भविष्य को बचाने के लिए हमें इस मामले में बहुत सजग और सतर्क होने की आवश्यकता है। और ऐसे लोग जो छोटे मोटे लालच के लिए हमारी युवा पीढ़ी को शिकार कर रहे हैं, आप भी सामाजिक लेवल पर ऐसे लोगों के खिलाफ खुल के सामने आइए और ऐसे लोगों को हम लोग हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद होने का अवसर नहीं देंगे। थैंक यू सो मच। साथियों, ये कुछ बातें थी जो क्षेत्र के लिहाज से और लोगों के नज़रिए से हमने सर के सामने रखी। उम्मीद करते हैं कि ये जो बातें सर ने बताई और ये बातें हमारे क्षेत्र के विकास के लिए सहायक सिद्ध होंगी। इसी के साथ लेता हूँ इजाज़त, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।